ईरान में अमेरिका के अटैक के करीब 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इस जंग में अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों को टारगेट किया है। दुनिया का वो मुल्क जो खुद को शांति का मसीहा कहता है, लेकिन जिसके इशारे के बिना दुनिया में पत्ता तक नहीं हिलता, जिसे लोग सुपर पावर कहते हैं, लेकिन आज उसकी पहचान दादागिरी के तौर पर हो रखी है। वो अमेरिका जिसकी दादागिरी से आज आधी दुनिया त्रस्त है। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि आखिर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। दुनिया जिसे शांति का मसीहा बनकर देख रही है, क्या वो युद्ध का नया चेहरा बन गया है? धुआं धुआं ईरान की राजधानी तेहरान। अमेरिका ने ईरान में बड़ी एयर स्ट्राइक की। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान पर वो हमला किया जिसकी तैयारी महीनों से या फिर सालों से की जा रही थी। एक झटके में ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई को मार दिया। अमेरिका का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था, जिससे अमेरिका समेत यूरोप के देशों को खतरा था। ईरान ने जिद पकड़ी थी, इसलिए अटैक जरूरी था। The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped. But everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Our country itself would be under threat. ईरान पर अमेरिका और इजरायल के पीछे ट्रंप परमाणु जिद को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन जब खामेनेई को मार दिया तो फिर आखिर अमेरिका और इजरायल ईरान पर बार बार अटैक क्यों कर रहे हैं? ईरान में धमाकों की गूंज ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया। अमेरिका इसे दुनिया की सुरक्षा बता रहा है, लेकिन क्या यह वाकई सुरक्षा है या 70 साल पुरानी अधूरी साजिश का आखिरी अध्याय? 2026 की शुरुआत में अमेरिका ने इजरायल ने मिलकर ईरान पर वो हमला किया जिसकी पटकथा दशकों से लिखी जा रही थी। बहाना परमाणु हथियार, हकीकत एक ऐसी हुकूमत को जड़ से उखाड़ना जो वॉशिंगटन के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया, लेकिन जंग खत्म नहीं की। ईरान की राजधानी तेहरान में फैला मलबा, इजराइल के साथ ईरान के सैन्य क्षमता को खत्म करना अमेरिका के बड़े एजेंडे में शामिल है। अमेरिका के पास हस्तक्षेप की एक रटा रटाया मैनुअल है। बहाना होता है लोकतंत्र की बहाली या मानवाधिकार, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। क्या अमेरिका का ईरान को लेकर प्लान भी कुछ वैसे है जैसा अब तक उसने बाकी देशों के साथ किया? दुनिया के नक्शे में 190 से ज्यादा देश हैं, लेकिन क्या सबकी किस्मत का फैसला एक देश कर सकता है? क्या वॉशिंगटन डीसी दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है? आज बात उस दादागिरी की जो लोकतंत्र का चोला पहनकर दूसरे देशों की अखंडता को कुचल रहा है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की जड़ें हैं 1953 की। तब कोई परमाणु बम नहीं था, बहाना था कम्युनिज्म, लेकिन असली साजिश थी तेल। ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री
मोसोदेग ने जब तेल का राष्ट्रीयकरण किया तो CIA ने सड़कों पर दंगे भड़काए, एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका था। अमेरिका ने वहां तानाशाह को बैठाया। यह पहला सबूत था अमेरिका को लोकतंत्र से नहीं अपने मुनाफे से मतलब है। अमेरिका के पास हस्तक्षेप का एक रटा रटाया मैनुअल बड़ा है। बहाना हमेशा लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की बहाली का है, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। जनवरी 2026 की वो तस्वीरें जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने दुनिया को फिर से दहलाया। किसी देश के प्रमुख को उसके घर से उठा लिया। ये न्याय है या शुद्ध दादागिरी? 2003 में इराक को मलबे में बदल दिया गया। वहां बहाने के तौर पर सामूहिक विनाश के हथियार बताए गए। 20 साल बीत गए हैं। वो हथियार आज तक अमेरिका दुनिया के सामने नहीं लाया, लेकिन इराक के तेल और उसकी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल किसके पास गया, ये सब दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। CIA के दस्तावेजों से साफ है कि पिछले 70 साल में अमेरिका ने 70 से ज्यादा बार दूसरे देशों की सरकारें पलटने की कोशिश की। जब कोई नेता अमेरिकी हितों के खिलाफ खड़ा हुआ है तो उसे तानाशाह बताया गया है। ईरान में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ऑपरेशन चलाया, बहाना बनाया परमाणु हथियारों का खतरा और मानवाधिकार का। लेकिन सच्चाई है, ये अमेरिका की क्षेत्रीय वर्चस्व, इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और तेल संसाधनों पर नजर है। वेनेजुएला पर अमेरिका का नार्को टेररिज्म का आरोप, बहाना लगाया कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। साजिश रही वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार और मादुरो की अमेरिका विरोधी नीतियों का कारण एक्शन। इसी तरीके से 2003 में इराक में ऑपरेशन हुआ, बहाना लगाया सामूहिक विनाश के हथियार बनाने का। सद्दाम हुसैन के पास जैविक और रासायनिक हथियार का आरोप लगाया, लेकिन साजिश थी। हमले के बाद कोई भी जैविक और रासायनिक हथियार मिला नहीं। मिडिल ईस्ट के तेल संसाधनों पर कंट्रोल सद्दाम को हटा दिया गया। 2011 का लीबिया में मानवतावादी हस्तक्षेप, बहाना लगाया मुअम्मर गद्दाफी अपनी ही जनता का कत्लेआम कर रहे हैं। नाटो के जरिए अमेरिका ने गद्दाफी को मार दिया। अमेरिका का मकसद गद्दाफी की उस योजना का रोकना था जो अफ्रीकी देशों के लिए गोल्ड दिनार नाम से नई मुद्रा लाना चाहते थे, जो डॉलर को चुनौती देता। 2001 में अफगानिस्तान का ऑपरेशन, बहाना था आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, 9/11 का बदला। लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान में रणनीतिक उपस्थिति दी, मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाया। इतिहास गवाह है कि अमेरिका को जब भी हमला करना होता है वो शानदार झूठ लिखता है। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं जिसमें अमेरिका ने कई बार दूसरे देशों में अपने एजेंडे को चलाया है। दुनिया जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहती है, क्या वो असल में तख्ता पलट की फैक्ट्री है? क्या वॉशिंगटन में बैठकर तय होता है कि दुनिया के किस देश में कौन राजा बनेगा और कौन रंक? अमेरिका की विदेश नीति माई वे या हाईवे से चलती है। जो उनके आर्थिक मॉडल में फिट नहीं बैठता उसे शासन से बदलने की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ ईरान में नजर आ रहा है। नेगोशिएट किस चीज के लिए, जब तक भरोसा है नहीं। अमेरिका में बिल्कुल चीट कर रहा है, उन्होंने बातचीत कर रहे हो तो जिनेवा में, अगले दिन में उन्होंने अटैक कर रहा है, तो क्या फायदा है? फायदा कुछ नहीं है। तो अमेरिका में बिल्कुल उनकी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, सरकारी वहां पर रिजीम चेंज कर रहा है और बिल्कुल ओपनली कहते, तो इसलिए तो कोई फायदा नहीं बातचीत करना। तो ये तो अमेरिकन के खुद बताया था, इसराइल भी अटैक हो रहा है, अभी तक लिबानन के ऊपर भी कर रहा है। डू दे केयर फॉर अ ह्यूमन बीइंग इन दिस रीजन? कोई इंसान के लिए, उसका अहमियत के लिए, अमेरिकन के लिए। अमेरिकन राष्ट्रपति जब तक उन्होंने सवाल पूछा था, टीवी वाला रिपोर्टर पूछ रहा था, वो कह रही है तो आप स्कूल मार दिया था बच्चों है, कह रही सैटरडे छुट्टी नहीं है। मतलब देख लो कितना, मतलब नॉट इवन रिकॉग्नाइजिंग द ह्यूमन बीइंग और फीलिंग सॉरी इन हिज हार्ट, कोई माफी नहीं मांग रहे।
दिस इज नॉट अ जवाब यू गिव टू द पीपल। इसलिए वो तो अमेरिकन में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। अमेरिकन इज ओनली इंटरेस्टेड इन देयर ओन इंटरेस्ट। कोई दुश्मन है नहीं, कोई पुराना दोस्त है नहीं, उनकी परमानेंट इंटरेस्ट। प्रिपेयर फॉर एन एक्सटेंशनल वॉर। और अमेरिका के लिए, उनके लिए बहुत बहुत मतलब कवर्ड कंट्री है। जब तक वहां पर उन्होंने सिर्फ कमजोरी देश में तोड़ने के लिए, जैसे वेनेजुएला है, जैसे इराक, जैसे अफगानिस्तान, जैसे लीबिया, ये जैसे सीरिया, लेकिन अगर शक्ति वाले देश में तो उनके लिए थोड़ा दो दफा सोच रहा था। अमेरिका सिर्फ बमों से नहीं, डॉलर से भी हमला करता है। जब सेना नहीं भेज पाता तो आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। ईरान जैसे देशों की जनता को भूखा मारकर वहां विद्रोह भड़काना अमेरिका का सबसे पुराना हथियार है। वेनेजुएला में सालों तक आर्थिक नाकेबंदी की गई ताकि जनता परेशान होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए। दो 2026 की शुरुआत ने दिखाया अमेरिका की नीतियां बदली नहीं हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत और वेनेजुएला में सीधी सैन्य दखलंदाजी ने साबित किया कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं महज दर्शक बनकर सब देख रही हैं। इतिहास गवाह है, जहां जहां वॉशिंगटन ने लोकतंत्र लाने का दावा किया, वहां सिर्फ तबाही, शरणार्थी संकट और कट्टरपंथ पैदा हुआ। अमेरिका को पता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि चाइना बड़ी मैशत करेगा। अब क्या हुआ कि अमेरिका को रोका चाइना ने रेयर अर्थ कंट्रोल कर दिया। जब ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया, जो कि बाद में कोर्ट में स्टक डाउन कर दिए, तो चाइना ने उनके रेयर अर्थ रोक दिया। रेयर अर्थ रोकने का मतलब है कि ना गाड़ी की बैटरी बनेगी, ना मोबाइल बनेगा, ना रॉकेट बनेगा, ना उनके हवाई जहाजों की कोटिंग होगी। अब उस समय तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा चाइना को पकड़ना तो है, तो उसकी एनर्जी को पकड़ो, एनर्जी जो पेट्रोल जो लिखे, तो इसीलिए वो वेनेजुएला गए। उसका भी लिंक है, क्योंकि वेनेजुएला बहुत सारा तेल चाइना को। अब दूसरा आप जानते ही हैं, ईरान, रशिया और चाइना ने तो कितना डिफेंस इक्विपमेंट भी दिया। अभी कितने अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि इन्होंने तो वेपन्स भी दिए हैं इस लड़ाई की। अब उनकी पेट्रोल की सप्लाई थी। तो ये पेट्रोल डॉलर की लड़ाई है, जिसमें अब दोबारा से अब हम पेट्रोल के झगड़े में आ गए हैं, जो बीच में ईवीज और वहां जा रहा था। पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल। तो दोबारा से पेट्रोल की लड़ाई है। दो चौधरियों की लड़ाई में ईरान है। अब दूसरा, इजराइल कहां से आता है बीच में, क्योंकि इजराइल की नहीं बनती है बिल्कुल भी ईरान से। इजराइल अमेरिका की सारी राजनीति को चलाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा जो अमीर तरीन यहूदी लोग हैं वो अमेरिका में रहते हैं। अब वो चाहता है, वो कांग्रेसमैन को फंड करते हैं, इलेक्शन में फंड करते हैं, तो वो चाहते हैं कि ग्रेटर इजराइल के लिए, तो इजराइल अमेरिका को इस्तेमाल करता है, अमेरिका की माइट इस्तेमाल करता है कि आप आके हमारी लड़ाई लड़ो। अब आप बताइए कि अमेरिका से ईरान 10,000 किलोमीटर है, अब क्या बिगाड़ सकता है वैसे? क्योंकि इजराइल अमेरिका को चलाता है, और इजराइल के कहने पे अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन सेनेटर्स चलते हैं, क्योंकि वो सबको, जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एपैक, उसके थ्रू फंड करते हैं। अब वो फंड करते हैं तो फिर वो ईरान, इराक से लेकर अफगानिस्तान, वेनेजुएला तक ये अमेरिका की दादागिरी विश्व शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। ईरान हमला ट्रंप के उन सभी चुनावी वादों की कब्र पर खड़ा है जिसमें उन्होंने दुनिया को सुरक्षित करने की कसम खाई थी। अमेरिका कहता है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था, परमाणु बनाने के करीब था, लेकिन जब ईरान के सर्वोच्च नेता को अमेरिका और इजरायल ने मार दिया तो फिर अब बमबारी की क्या जरूरत है। अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजरायल मिलकर अब ईरान की सैन्य ताकत को खत्म कर रहे हैं। इतिहास ट्रंप को एक डील मेकर के रूप में नहीं बल्कि एक विनाशक के रूप में देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।